हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी क्योंकि आज कुछ अन्य विद्यार्थी आए हैं क्लास में जो कि अभी तक नहीं आए थे, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा बताना चाहूँगी मैंने क्या कराया है। तो जैसे आपकी बुक में है लेसन 3 गद्य खंड में लखनवी अंदाज, और इसके राइटर हैं यशपाल जी, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक हैं। ये हमेशा जो है एग्ज़ाम में, यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके आते रहे हैं, यानी कि किसी भी सेट में आपको ये मिल सकते हैं। तो यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक, और इनके द्वारा रचित लखनवी अंदाज ये चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? ये 3 चैप्टर है। तो इसमें मैंने अभी तक आपको जो है सबसे पहले जीवन परिचय करवाया था यशपाल जी का, जो कंप्लीट हो गया है, उसकी वीडियो भी मैंने दी है। उसके बाद जो है पाठ का सार मैंने कई बार बताया है वीडियो में आपको, और उसके बाद कुछ पैरे होते हैं, जैसे आपका काव्य खंड में होते हैं ना पैरे, तो ठीक उसी तरीके से उनकी व्याख्या भी मैंने आपको करवाई है। 2 दिन से मैं उनकी व्याख्या आपको वीडियो में दे रही थी। तो जिन बच्चों ने, यानी कि जिनकी वो व्याख्या रह गई है, तो वो वीडियो को देख लेंगे, जिससे कि वो वंचित ना रहे किसी से। तो आज जो है मैं आपको करवाऊंगी इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैं इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से पढ़ा चुकी हूँ, उसके बारे में जो है पूर्ण जानकारी दे सकती हूँ। तो 10th क्लास में मेरे क्वेश्चन आंसर करवाने का तरीका मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्वेश्चन में इधर से आपको बोलूँगी, उसका आंसर आप स्वयं देंगे, ठीक है? क्योंकि इस जो है कंप्लीट पाठ का सार और एक एक पैरे की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पैरे होते हैं उनकी व्याख्या मैंने आपको दी है। तो यानी कि सारी स्टोरी सुनने के बाद, सारी स्टोरी क्लियर होने के बाद, यानी कि कहानी होने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो सभी रेडी हैं, सभी तैयार हैं? यस मैम। लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर। और आर्यन, आप भी उस दिन आए थे ना जिस दिन मैंने पाठ का सार बताया था ना, बस व्याख्या छुट्टी है आपकी, बाकी तो सारा आपने देख लिया था एक तरीके से। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसको जो भी आता है अपने विचार उस क्वेश्चन से संबंधित वो प्रकट करे, बाकी अगर जो कमी रहेगी वो क्लियर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? नो टेंशन, ठीक है ना? तो अपने शब्दों में जो आपने इस कहानी में देखा, पढ़ा, सुना, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन सामने से आएगा उसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है? उसमें जो भी कमी रहेगी कि ये चीज़ आ सकती है वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे? फिर देखिए एक बार, लेखक कौन थे इसमें? यशपाल जी थे। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए जरा से भी जो है उत्सुक, खुश, प्रसन्न, उत्तेजित नहीं हैं? बताइएगा, कौन बताएगा? मानसी, यहाँ। लेखक ने जब रेल के डिब्बे में पहला कदम रखा था तब उन्होंने देखा कि वो असंतोष थे, मतलब उनके मन में कोई भी वो नहीं था कि मैं इनसे बात करूंगा। जब वो उनके डिब्बे के सामने, जब आकर उनके सामने वाली बात पर बैठ गए थे, तब भी वह खिड़की से इधर उधर देखे जा रहे थे, उनसे बात भी नहीं कर रहे थे, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, और बस अपनी ही मन में कुछ सोचे जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि उनके सामने वाला कोई बात कर ही नहीं रहा है, उनके सामने वाला कोई बात नहीं कर रहा, बस वो बैठा हुआ है। और फिर उन्होंने लोटा उठाया और खीरे काट कर उनसे पूछा भी, तब लेखक ने भी साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने सोचा ये तो मुझसे बात करने का बिल्कुल भी उत्सुक ही नहीं है। वैसे आपने ठीक बताया, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट आप इसमें ये भी दे सकते हो कि जो नवाब साहब थे वे सोच रहे थे कि मैं
इस डब्बे में, इस बर्थ पर जो है अकेला यात्रा करूं, क्योंकि उन्होंने जो है एक मामूली सी वस्तु यानी कि खीरा खरीद लिया था और वो जो है यात्रा में उस खीरे का रसास्वादन करना चाहते थे, उसको खाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे सामने वाली बर्थ पर कोई दूसरा व्यक्ति आए, तो उसको जो है मामूली सी वस्तु खीरा खाने में उसको लज्जा आएगी। तो इसलिए जो है लेखक को देखकर नवाब साहब, उनके हाव भाव जो है वे एकदम, उन्होंने देखा कि सामने वाली बर्थ पर एक सफ़ेद पोश जो है लेखक आ गए हैं। तो उनको जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर घुमा ली और सोचने लगे कि मैं खीरे जैसी जो तुच्छ वस्तु को कैसे इनके सामने खाऊंगा। वेरी नाइस, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताया ना इसने कुछ, लेकिन कुछ जो भूल गए वे मैं बताऊंगी, नोट आंसर। इससे क्या होता है, याद हो जाता है। एक होता है ना सारा पका पकाया, जैसे लिख लिया, रट्टे मार लिए, वो चीज़ नहीं, समझो और उसको कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवाब साहब ने बहुत ही यतन से प्रयत्न से बहुत ही यतन से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंत सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उसका ऐसा करना उसके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, इंगित प्रकट करता है? आयुष। जो नवाब साहब ने बहुत ही मेहनत करके उस पर खीरा काट, उससे पहले धोया, उस पर तौली से पोंछा, फिर उस पर नमक और काली मिर्च की सुर्खी बिब्बू रख दी और आखिरी में उन्होंने उसका सूंघ खरी खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसका कारण था क्योंकि वे एक नवाब थे और वो एक मामूली सी वस्तु को खाने का अपनी रईसी की वो समझते थे। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ खीरे को सूंघकर उसका रसास्वादन करके उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, इसका कारण है क्योंकि वो एक नवाब थे और वो एक दिखावे की ज़िंदगी जी रहे थे। वो सोचते थे मेरी नवाबी बनी रहे और मैं इस प्रकार खाऊं कि मेरा जिससे मेरी धाक जमी रही इन पर। धाक मतलब प्रभाव। सामने बैठे, उस बर्थ पर सामने बैठे व्यक्ति यानी कि लेखक के ऊपर मेरी एक तरीके से धाक जमी रहे, प्रभाव जमा रहे कि नवाबगिरी जो है कैसे दर्शाई जाती है। लेकिन लेखक की ये क्या दिखाई दी थी वहाँ पर? असलियत, क्योंकि उनकी जो है असलियत इससे दिखाई दे रही थी। और नवाब साहब जबकि अपना प्रभाव सामने वाले के ऊपर जमाना चाहते थे कि नवाब लोग जो हैं खीरे को इस तरीके से खाया करते हैं। वेरी नाइस, सिट डाउन। हो गया याद है ना इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन निकिता बताएगी। क्वेश्चन सुनेंगे। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? बताइए। बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी तो नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन यशपाल जी ने इसे सिद्ध कर दिया है कि बिना घटना के ये कहानी लिखी जा सकती है। जैसे वह रेल के डिब्बे में चढ़ा, उसके सामने वाली बर्थ पर सफेद पोश में बैठा नवाब साहब खीरे को जिस प्रकार से काट रहा था, उस पर नमक मिर्च बुरका रहा था और उसने लेखक से पूछा कि तुम्हें ये जनाब खीरा खा लो, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ये मेरे सामने कहानी प्रकट आएगी और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और खोल सकते हो, बिल्कुल एकदम संकुचित। और कोई बताएगा इस क्वेश्चन को? नवाब साहब ने बिना खीरा को खाए उसके ऊपर नमक मिर्च बुरकी और उसका रसास्वादन करके उसके मुंह जबड़ों में जो पानी आया था उसी की घूंट लेकर उसका खीरे का स्वाद लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसी से ही उन्होंने उसको दिखाया कि उसी से उनका पेट भर गया और फिर उन्होंने एक ढकाल लेकर वह लेट गए। ये तो लास्ट का आपने बोल दिया, शुरू का इसने बोल दिया, लास्ट का आपने बोल दिया। ठीक है, यानी कि यशपाल जी जो लेखक थे, सिट डाउन, वे सामने बैठे नवाब साहब को जैसे देख रहे थे तो वो ये सोच रहे थे कि जो है
हमें उनको एक नई कहानी की खोज में जाने वाले थे यशपाल जी, तभी तो रेल की यात्रा कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे सामने नवाब साहब को उनकी प्रतिक्रिया को देखा कि खीरा उन्होंने कैसे काटा, कैसे किया और कैसे उन्होंने खाया, तो उनको जो है वहाँ से एक नई कहानी मिल गई थी। लेकिन इसमें जो है जैसे इन्होंने निकिता ने बताया कि बिना पात्र और बिना किसी घटना के पहले कहानी नहीं लिखी जा सकती थी, लेकिन जो है ये कहानी बिना पात्र, अगर बिना खाए खीरे का स्वाद और अडकार ले सकता है व्यक्ति, उसका पेट भर सकता है, सूंघने मात्र से ही उसका पेट भर सकता है। तो यशपाल जी का कहना ये है कि बिना पात्र और घटना के हमारे सामने कोई ऐसी घटना नहीं घटी, ना ही उसमें जो है कोई पात्र है, तो उसके बिना भी कहानी लिखी जा सकती है। तो यशपाल जी जो है इनकी बात से यहाँ तक सहमत है, ठीक है, कि बिना उसका स्वाद चखे उस खीरे की अडकार ली किसने? नवाब साहब ने। तो जो है बिना पात्र घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। दोनों चीज देनी है कि बिना खाए उसने अडकार ली, उसका स्वाद लिया, उसका रसास्वादन लिया, जबड़ों से स्फुरन किया उसको, उसके पानी के जो घूंट निकली, पानी जो उसके मुंह में भर आया था खीरे की फांकों को देखकर, उसको अडकार यानी कि गले के नीचे उतार लिया था, और गले के नीचे मात्र उतारने से ही उसका पेट भर गया था। उसने एक लंबी अडकार ली थी, और लंबी अडकार लेने के कारण जो है एक उसने ऐसे अनुभूति प्रदान की है यहाँ पर, मानो उसका एक तरीके से पेट भर गया है। तो लेखक ने ये समझ लिया था कि बिना पात्र और घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। अगर बिना खाए खीरे से पेट भर सकता है कोई व्यक्ति, तो बिना पात्र और उसके भी घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आया करता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ये आया करता है हमेशा। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको PDF भेज दी थी सैटरडे, परसों भेजी थी, 3 तारीख को मैंने भेज दी थी। 3 तारीख को PDF एक्टिविटी भी थी। यस मैम। एक्टिविटी भी थी ना खीरे की। यस मैम। तो ठीक उसी तरीके से मैंने क्लास में भी आपको खीरे की एक्टिविटी बताई थी, किस तरीके से बना सकते हैं खीरे बनाकर उसमें कलरफुल आप दिखा सकते हैं। और कुछ एक खीरा काट करके उसकी ऐसे बना लेना सर्कल में, और हाँ थोड़ा सा उस पर लाल डॉट जैसे कि मिर्च डाल दी हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मैं अभी आपको और बताती हूँ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी अभी, ये समझ आ गए आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि है आपका नई कहानी और खीरे का संबंध लिखिए। नई कहानी यशपाल जी की जो थी, ये एक तरीके से नई, मैं आपको बताऊंगी इसका। यशपाल जी की जो है ये नई कहानी थी, क्योंकि वो उस समय जो थे यात्रा कर रहे थे ट्रेन में। तो इस तरीके से उन्होंने इस एकदम यात्रा करते हुए एक नई कहानी को जो है मोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बैठे बैठे ही नवाब साहब को देखकर ये सोच लिया था कि बिना पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है, बिना किसी जो है घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। और उचित संयोजन यानी कि जो उचित एक प्रकार का विषय वस्तु होती है किसी कहानी को लिखने के लिए, उसको जो है यशपाल जी को वो सामने ही मिल गई थी। यानी कि उन्होंने एक नई कहानी इसको बनाकर लिख दिया था। किसको?
नवाब साहब की जो थी। यशपाल जी जो है एक उन्होंने लेख लिखा था, जो कि कहानी जो थी उनके पूरे आंदोलन में उन्होंने अपने पूरे जोरों पर जो है, जब आंदोलन जो है पूरे जोरों पर चल रहा था और उस आंदोलन को चलते हुए लेखक ने भी बिना विचार घटना के, बिना किसी विचार घटना और पात्रों के अर्थहीन कहानियाँ लिखकर जो है उस सामने प्रकट की थी। कौन सा आंदोलन चल रहा था उस समय? ये जो थे स्वतंत्रता प्रेमी थे यशपाल जी। कई बार जो है इन्होंने उसमें भी भाग लिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। यानी कि 1947 में जो है जो आंदोलन अपनी पूरी चरम सीमा पर था, उस समय इन्होंने ये जो है नई कहानी लिखी थी। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मैंने दे दी, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो आपकी समझ से बाहर है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं। यशपाल के साथ वो सुखदेव और वो पढ़े थे ना, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन भाग लिया था और कई बार जो है ये जेल भी गए थे। सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय इनके सहपाठी थे। लेकिन ये जेल में रहते हुए भी कई बार इन्होंने क्या किया था, कई पत्रिकाएं और कहानियां जेल में रहते हुए भी लिखी थी। तो ये कहानी जोन सी ये है पात्र की बिना घटना के, ये उन्होंने उस टाइम लिखी थी जिस टाइम स्वतंत्रता आंदोलन पूरी चरम सीमा पर चल रहा था। कोई ऐसा कोई पॉइंट जो तुम्हें समझ ना आया हो, क्योंकि ये लेसन आज डन हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेसन लेंगे। क्वेश्चन आंसर भी आपके द्वारा मेरे द्वारा कंप्लीट हो गए एक तरीके से। ठीक है, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आपके पास टाइम है। आप मैम विसंगतियों का क्या होता है? विसंगतियों विसंगति, गलत संगति। किसी को कुछ नहीं पूछना? हाँ बोलो। आप ये तो बता मुझे लास्ट में आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? अच्छा, लखनवी अंदाज तो इसमें दे ही रखा है। इसमें जो है इसमें नवाबगिरी भी दे सकते हो, रहन सहन का तरीका, जैसे नवाबगिरी कि नवाबगिरी अपनी नवाबगिरी जो है कैसे दिखा सकते हैं, अपनी जो है दूसरों के सामने धाक जमाने के लिए जो है हम किस उस तक जा सकते हैं, किस गहराई तक जा सकते हैं, हम अपनी धाक जमाने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। रेल यात्रा नहीं हो सकती? हाँ रेल यात्रा, हाँ रेल यात्रा भी, हाँ अलग अलग इसके हो सकते हैं। लखनवी यानी कि नवाबगिरी, रेल यात्रा, मेरी रेल यात्रा, यात्रा वृत्तांत, तो कुछ भी ऐसे नाम अलग अलग, सबकी सोच अपनी अलग अलग है जो अलग अलग नाम इसको देना चाहेंगे। कितने भी, ये थोड़ी ना एक शीर्षक दे दिया ये लखनवी अंदाज से तात्पर्य तो ये है कि लखनऊ में रहने वाले लोगों के तौर तरीके, उनका रहन सहन, वो किस तरीके से वहाँ रहते हैं, किस तरीके से उनका खान पान है। जैसे लखनऊ का जो है खीरा मशहूर है, जो कि रेलवे स्टेशन पर भी ये बिकता है और इनको जो है यात्री अपनी यात्रा में इसका आनंद उठाने के लिए खरीद लेते हैं। तो ये जो है खीरा वहाँ का मशहूर है और इसका जो प्रजाति एक तरीके से जाति है, जो इसकी खीरे की कौन सी जाति है? बालम खीरा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है कि खीरे को क्या नाम दिया गया, कौन सी जाति से खीरा था? तो ये बालम खीरा था, बालम है बालम। और एक ये मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि खीरा कैसा होता है,
लजीज, रसीला, पनियाती या अन्य कोई और उसमें दे देते हैं ऑप्शन में। तो पनियाती भी है, राइट है ये, इसको गलत नहीं कर सकते। लेकिन जो है इसमें रसीला आएगा। क्या आएगा? ना, पनियाती आएगा। रसीला उसमें ऑप्शन है, रसीला ना देकर हम उसको पनियाती ही नाम देंगे, क्योंकि जब खीरे पर नमक मिर्च नमक डाला जाता है तो उससे एक पानी की चमक उभर आती है, उससे जो है पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो यानी कि पनियाती। और एक ये भी है कि खीरा कैसा है, शकील है कि लजीज है। ये भी इसमें आता है कई बार, तो शकील होता है खीरा, शकील। खाने में लजीज होता है, खाने में लजीज होता है, वैसे खीरा शकील होता है। क्योंकि जब हम खीरा खाते हैं, वैसे आमतौर से हम देखते हैं गर्मी का मौसम, जब गर्मी में खाना अच्छा नहीं लगता कि सलाद में खीरा खाया जाए, कि ये जो है हमारा सोचना क्या होता है कि ये अच्छा है, पचेगा। खीरा जो है एक लाइट सलाद के रूप में खाया जाता है, जैसे कि ये हमारे को कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन ये जो है ये मैदा जो होता है, यानी कि अमाशय जो होता है, उस पर जोर डालता है, क्योंकि वो जल्दी से इसको पचा नहीं पाता है। क्योंकि जब हम लेसन की रीडिंग करते हैं तो उसके मेन पॉइंट हम ऐसे पकड़ लेते हैं, क्या क्या मेन इसमें टॉपिक हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा लेसन जो है वो कंप्लीट हमारे पास एक आ जाएगा, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मेन जो पॉइंट होते हैं उसको चाहे आप नोट कर लो, चाहे माइंड में नोट कर लो, वो आपकी मर्जी है उसको किस तरीके से आप नोट करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेसन 3 कंप्लीट। लखनवी अंदाज यशपाल जी द्वारा जो रचित है, ये जो है आज कंप्लीट है। हैव अ नाइस डे 10th क्लास। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहानी कहाँ से ली गई है, लखनऊ से आ सकते हैं।